तो बच्चों हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे स्टोरी एक टीन एज गर्ल सोफ़ी के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा हीरो वर्शिप करती है, चीज़ें फैंटेसाइज करती है और अपने माइंड में ही चीज़ें क्रिएट कर लेती है। तो हमने पढ़ा था बच्चों कि उसने एक स्टोरी खुद ने उसने क्रिएट कर ली थी और उसने अपनी फैमिली में अपने भाई जियोफ को, अपने फादर को वो स्टोरी बताई थी और उन्होंने उसकी बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया था। और उनके फादर को तो पता था कि वो किस तरह की वाइल्ड स्टोरीज इससे पहले भी बनाती आई है, सुनाती आई है। और बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था कि उसकी जो फ्रेंड है जेंसी, उसे भी पता चल गया है कि उसने अपनी फैमिली को क्या बताया है, किस बारे में बताया है। और जेंसी भी सोफ़ी की बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती और वो डायरेक्ट सोफ़ी से पूछ लेती है कि सोफ़ी तुम्हें क्या बातें कर रही हो, तुम्हें किस तरह की बातें अपनी फैमिली को बता रही हो। तो बच्चों आगे अब क्या होता है, सोफ़ी क्या इसका आंसर देती है और किस तरह चीज़ें आगे मूव होती है, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड। तो बच्चों लास्ट में हमने पढ़ा था सोफ़ी और जेंसी बातें कर रहे हैं और जेंसी उससे पूछ रही है कि तुम ये क्या बातें कर रही हो, क्या तुम सच में डैनी कैसी से मिली थी। तो सोफ़ी को बहुत अजीब लगता है ये सुन के, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेंसी को ये बात पता चल जाएगी। तो उसे समझ में नहीं आ रहा वो क्या रिप्लाई दे, वो रेडी नहीं थी इस बात के लिए। तो वो क्या करती है, ग्लेयर एट द ग्राउंड, वो ज़मीन की तरफ ग्लेयर एक टक देखने लगती है। Damn that Geoff, this was a Geoff thing, not a Jancy thing। और वो मन में सोच रही है कि अरे जियोफ ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये बात जियोफ के लिए थी, ये बात जेंसी के लिए नहीं थी, ये बात जेंसी के जानने लायक नहीं थी। It was meant to be something special just between them। तो वो सोचती है कि ये बात तो बहुत ही स्पेशल थी, जो कि सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए थी। मैंने जियोफ के साथ शेयर किया था, तो ये बात सिर्फ हमारे बीच ही रहनी चाहिए थी। जियोफ ने इस बात को जाके फ्रैंक को क्यों बताया और फिर फ्रैंक से ये बात जेंसी तक क्यों पहुंची। समथिंग सीक्रेट। तो वो सोचती है कि ये बात तो हमारा सीक्रेट थी, हमारी बीच में होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक स्पेशल बात थी। इट वॉजंट ए जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल। तो वो सोचती है कि ये बात जेंसी के जानने लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। टेल जॉकी जेंसी समथिंग लाइक डैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट। और उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि जेंसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए थी। तो वो सोचती है कि जेंसी को, जो कि कैसी है, गॉकी कहते हैं अजीब, तो वो सोच रही थी कि ये जो अजीब जेंसी है, इसको आप कोई भी बात अगर बताओगे तो वो बात अपने तक नहीं रख पाएगी, वो जाके सबको बता देगी। और फिर जो हमारा पूरा नेबरहुड है, हमारा जो पड़ोस है, हमारे आसपास जो रहने वाले लोग हैं, सबको वो बात पता चल जाएगी। तब सोफ़ी को लग रहा था कि जेंसी तक ये बात पहुंच चुकी है, तो जेंसी इस बात को सीक्रेट बिल्कुल नहीं रख पाएगी, वो जाके सबको बता देगी और आसपास रहने वाले सभी लोगों को इस बात के बारे में पता चल जाएगा। डैम डैट जियोफ वॉज नथिंग सेक्रेट। तो वो मन में सोच रही है कि जियोफ ने ऐसा क्यों किया, क्या हमारे बीच कुछ भी सेक्रेट, बच्चों वैसे होता है पवित्र, जो बहुत ही होली होता है। तो वो कह रही है कि क्या हमारे बीच कुछ भी स्पेशल, कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता, ऐसी कोई बात क्या हो नहीं सकती जो सिर्फ मैं अगर जियोफ से शेयर कर रही हूँ तो वो अपने तक ही रखे, क्या ऐसा नहीं हो सकता। उसने जाके ये बात आगे क्यों बता दी। इट्स अ सीक्रेट मेंट टू बी। तब उसे समझ में नहीं आ रहा वो जेंसी से क्या कहे। तो वो कहती है कि ये बात एक सीक्रेट है। आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो डैट। तो वो कहती है जेंसी कि सोफ तुम्हें पता है कि अगर ये बात सीक्रेट है तो मैं इसे सीक्रेट ही रखूँगी, मैं किसी से भी नहीं बताऊँगी। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनीवन, देयर विल बी ए राइट ओल्ड रो इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। तो सोफ़ी कहती है कि ये बात बहुत ही स्पेशल थी, बहुत बड़ा सीक्रेट था ये, और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताने वाली थी। क्यों? क्योंकि अगर मेरे डैड को पता चल जाएगा तो हमारे घर में वही पुराना रो यानी झगड़ा, लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो सोफ़ी कह रही है कि मैं तो इस बात को किसी के साथ शेयर नहीं करती, किसी को नहीं बताती, क्योंकि अगर मेरे डैड तक ये बात पहुंच जाएगी तो हमारे घर में एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। जेंसी ब्लिंक्ड। तो ये सुनते ही जेंसी अपनी आइज़ ब्लिंक करती है और कहती है एक झगड़ा हो जाएगा तुम्हारे घर में। आई वुड हैव थॉट ही
ही वुड बी चफ्ड एज एनीथिंग। तो कहती है मुझे तो लगा था कि ये सुन के कि तुम डैनी कैसी से मिली हो तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा चफ्ड यानी खुश हो जाएंगे, तो इसमें नाराज़ होने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा करके झगड़ा करने वाली क्या बात है, तुम्हारे घर में झगड़ा क्यों होगा, बल्कि तुम्हारे डैड को तो खुश होना चाहिए कि तुम डैनी कैसी से मिली थी। She realized then that Jancy didn't know about the date bit। तो जब जेंसी ने ये कहा उस समय सोफ़ी को रियलाइज़ होता है, महसूस होता है कि शायद जेंसी को आधी बात ही पता है। उसे सिर्फ इतना पता है कि वो डैनी कैसी से मार्केट में मिली थी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो नेक्स्ट वीक फिर से मिलने वाली है उसका ऑटोग्राफ लेने के लिए। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि सोफ़ी ने जियोफ को ये कहा था, पहले तो उसने उसको बात बताई थी कि आज मार्केट में डैनी कैसी से मिली थी, लेकिन बाद में उसने जियोफ से ये भी कहा था कि तुम प्रॉमिस करो, तुम किसी को मत बताओ ना कि नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलने वाले हैं, क्योंकि उस दिन मैं ऑटोग्राफ नहीं ले पाई थी, तो नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे और तब डैनी कैसी मुझे ऑटोग्राफ देगा। तो जियोफ ने जो था वो आधी बात ही बताई थी, उसने सिर्फ इतना बताया था कि मार्केट में ये दोनों मिले थे, उसने ये नहीं बताया कि नेक्स्ट वीक ये फिर से मिलने वाले हैं। तो जब सोफ़ी को पता चलता है, वो रियलाइज़ करती है कि जेंसी को सिर्फ इतना ही पता है, उसे ये नहीं पता कि वो नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, और वो रियलाइज़ करती है कि जियोफ ने इस बारे में नहीं बताया। शी ब्रीथेड मोर इजीली, अब वो थोड़ी सी चैन की सांस लेती है, अब वो आराम से ब्रीथ कर पाती है। सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, तो अब उसे रियलाइज़ होता है कि जियोफ ने उसकी बात मानी, उसकी बात की रेस्पेक्ट करी। उसने कहा था जियोफ को कि जियोफ प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे, और जियोफ ने सच में अपनी बात रखी, उसने सच में ये बात आगे नहीं बताई। ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल, तब उसे लगता है कि जियोफ ने उसकी बात में विश्वास किया था। आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेट, तब उसे लगता है कि फाइनली कुछ बात है जो सिर्फ मेरे और जियोफ के बीच में है, अगर मैंने जियोफ के साथ शेयर करी तो जियोफ ने उसे और किसी को नहीं बताया, अपने तक रखा, ऐसा कोई स्पेशल इंपॉर्टेंट बात फाइनली हमारे बीच में है। It was just a little thing really. I asked him for an autograph, but we hadn't any paper or a pen, so it was no good। तो अब उसे जब लग रहा है कि जेंसी को एक ही बात पता है कि हम मार्केट में मिले थे, तो वो जेंसी को वही बात बताती है फिर से। वो कहती है कि ये बहुत ही छोटी सी बात थी, मैंने उससे कहा कि वो मुझे अपना ऑटोग्राफ दे दे, लेकिन फिर हम दोनों में से किसी के पास भी पेपर या पेन नहीं था, इसलिए हमारी ये मीटिंग बहुत अच्छी नहीं गई, मैं उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई। हाउ मच हैड जियोफ सेड, अब वो सोच रही है कि जियोफ ने आई थिंक इतना ही बताया है, इसके आगे की बात नहीं बताई। जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, तो ये सुन के जेंसी कहती है काश मैं भी वहाँ होती, जब तुम डैनी कैसी से मार्केट में मिली थी, तो काश मैं भी वहाँ तुम्हारे साथ होती, काश मैं भी डैनी कैसी से मिल पाती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, तब सोफ़ी कहती है कि मेरे डैड इस बात पे बिलीव नहीं करते, विश्वास नहीं करते। यू नो व्हाट अ मिजरी ही इज़, तो वो कह रही है तुम तो मेरे डैड को जानते हो कि वो कितने मिजरी यानी वो कितने स्ट्रिक्ट हैं हमारे लिए, वो बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे इन सब बातों पे, तुम मेरे डैड को अच्छे से जानती हो। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज़ क्यूज ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम, तो वो कह रही है कि तुम्हें मेरे डैड के बारे में पता है, वो पसंद नहीं करेंगे, वो ना ही विश्वास करेंगे इस बात पे, लेकिन मैं खुद भी नहीं चाहती कि हमारे घर के बाहर क्यूज ऑफ पीपल लोगों की लाइन इकट्ठी हो जाए, हमारे घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाए और क्या पूछे व्हाट्स ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी, यानी कि वो जेंसी से कह रही है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम इस बात को जाके सबको बता दो और फिर सारे लोग हमारे घर के बाहर आके इकट्ठा हो जाएं और एक ही बात पूछें कि ये डैनी कैसी का क्या मैटर है, क्या सच में सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी, कब मिली, कहाँ मिली, कैसे मिली। तो इस तरह की बातें करने के लिए सारे लोग हमारे घर के बाहर आके इकट्ठा हो जाए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ही वुड मर्डर मी, क्योंकि अगर
अगर ऐसा हो गया तो मेरे फादर इतना एंग्री हो जाएंगे कि वो तो मेरा मर्डर ही कर देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रो। और आगे उसने कहा जैंसी से कि तुम्हें तो पता ही है कि जब हमारे घर में कोई लड़ाई होती है तो मेरी माँ कैसा फील करती हैं, यानी कि मेरी माँ को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा और मेरे डैड तो इतना गुस्सा हो जाएंगे कि शायद वो मेरा मर्डर ही कर दे। तो वो जैंसी से कहना चाह रही है कि जैंसी, अब जब तुम्हें पता चल गया है तुम आगे इस बात को किसी को मत बताना, किसी से शेयर मत करना, नहीं तो हमारे घर के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी जानने के लिए कि मैं कैसे मिली, कब मिली। जैंसी सैड हर्ष्ड। तो ये सुन के जैंसी बहुत धीरे से कहती है यू कैन ट्रस्ट मी सोफ, यू नो डैट। तो उसने कहा सोफ तुम मुझ पे विश्वास कर सकती हो, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम अगर कह रही हो कि ये सीक्रेट है तो मैं भी इसे सीक्रेट रखूँगी, मैं किसी को भी नहीं बताऊँगी। आफ्टर डार्क शी वॉकड बाय द कैनल। तो बच्चों यहाँ वो सीन एंड हो जाता है। सोफ़ी और जैंसी बातें करते हैं। सोफ़ी जैंसी को भी वही स्टोरी बताती है। जैंसी विश्वास तो नहीं कर पाती पूरा, लेकिन वो इतना कहती है कि ठीक है मैं ये बात आगे किसी को नहीं बताऊंगी। अब स्टोरी में बच्चों नेक्स्ट सीन आता है और नेक्स्ट सीन में शी यानी कि जो सोफ़ी है वो एक कैनाल होती है बच्चों, नहर। तो वहाँ पे कोई एक नहर थी, उसके किनारे किनारे वो वॉक कर रही है, चल रही है अलोंग ए शेल्टर्ड पाथ। और वो जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता कैसा है, शेल्टर्ड यानी कवर्ड है, ढका हुआ है, यानी कि दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं और पेड़ जो हैं उन इतने ऊपर लंबे हैं कि उन्होंने उस रास्ते को कवर कर रखा है। तो वो बिल्कुल कवर्ड पाथ है, पाथ होता है रास्ता। लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स। और उस रास्ते पे जो लाइट है वो लाइट कहाँ से आ रही है, वो उन लैंप के ग्लेयर कहते हैं प्रकाश, यानी कि उस रास्ते पे कोई लाइट नहीं लगी हुई है बल्कि उस रास्ते पे जो लाइट आ रही है वो उन लैंप का प्रकाश है। जो लैंप कहाँ जल रहे हैं, फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर। जो पानी पे वॉर्फ बने हुए हैं, वॉर्फ कहते हैं बच्चों घाट, जहाँ पे कि बोट्स और शिप्स आके रुकते हैं, खड़े रहते हैं। तो उस नहर के किनारे ऐसे घाट बने हुए हैं और वहाँ घाट पे लैंप लगे हुए हैं और उन लैंप का जो ग्लेयर है, उन लैंप की जो लाइट है वो उस रास्ते तक आ रहा है और उसी लाइट से उस रास्ते पर रोशनी हो रही है। एंड द अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वॉज मफल्ड एंड डिस्टेंट। तो बच्चों ये जो नहर है ये सिटी से काफ़ी बाहर है, दूर है, और जो सोफ़ी है वो यहाँ है, नहर के पास है। तो राइटर कह रहे हैं कि अब जो शहर है उसकी जो अनसीजिंग कहते हैं बिना रुके, यानी कि लगातार। तो जो शहर है वहाँ पे लगातार लोगों का मूवमेंट हो रहा है, लोगों की एक्टिविटीज़ हैं। तो उन एक्टिविटीज़ का जो ड्रोन है, ड्रोन कहते हैं बहुत धीमी आवाज़। तो शहर से आने वाली आवाज़, लोगों की व्हीकल्स की जो आवाज़ें हैं वो बहुत धीमी है लेकिन लगातार आ रही हैं। वॉज मफल्ड, लेकिन अब क्योंकि शहर से बहुत दूर है ये नहर तो वो आवाज़ बहुत ही दब गई है, बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रही है और बहुत डिस्टेंट यानी दूर से आ रही है। तो राइटर कहना चाह रहे हैं कि ये नहर जो सिटी है उसके बिल्कुल आउटर एरिया में है, बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो सोफ़ी यहाँ पर आई हुई है और शहर से बहुत धीमी आवाज़ आ रही है, लगातार आ रही है और ऐसा लग रहा है कि वो आवाज़ बहुत डिस्टेंट दूर से आ रही है। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। और ये नहर के पास जहाँ वो आई है ये वही जगह थी जहाँ वो बार बार आया करती थी खेलने के लिए। कब? जब वो एक छोटी बच्ची थी। तो जब वो छोटी थी तो यहाँ वो कई बार आया करती थी खेलने के लिए। तो उसके लिए कोई नई जगह नहीं है, वो बचपन से यहाँ आती रही है। There was a wooden bench beneath a solitary elm where lovers sometimes came। और ये जगह कैसी थी, यहाँ पर एक solitary यानी अकेला, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत सारे पेड़ थे, वहाँ पे एक अकेला एल्म का पेड़ था। एल्म बच्चों एक तरह का ट्री होता है। तो वहाँ एक अकेला एल्म का पेड़ खड़ा था और उसके beneath यानी नीचे क्या थी, एक वुडन बेंच थी, एक लकड़ी की बनी हुई बेंच थी।
where lovers sometimes came, और ये वो जगह है जहाँ पर कभी कभी लवर्स आया करते थे। She sat down to wait, तो सोफ़ी भी उसी बेंच पे बैठ जाती है वेट करने के लिए। It was the perfect place, और उसे लगता है कि ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। She had always thought so for a meeting of this kind, और सोफ़ी ने कई बार सोचा था कि वो यहाँ आएगी, इस बेंच पे बैठ के वेट करेगी और किसी से यहाँ पे मीटिंग करेगी, किसी से मिलेगी। तो उसने कई बार इस जगह के बारे में सोचा था। For those who wished not to be observed, और ये जगह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं कि उन्हें कोई भी ऑब्जर्व ना करे, कोई भी ना देखे। तो जब वो चाहते हैं कि कोई भी उन्हें देखे नहीं, तो वो यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल एकांत में है, शहर से बहुत दूर है, ज़्यादा लाइट भी नहीं है। तो ऐसे में वो लोग जो कि चाहते हैं कि बाकी लोग उन्हें ना देखें, तो वो यहाँ पर आते हैं। और सोफ़ी को भी ये जगह बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी अपनी मीटिंग के लिए। तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि सोफ़ी ने सबको बताया था कि वो डैनी कैसी से मिलने वाली है, जबकि एक्चुअल में वो डैनी कैसी से कभी मिली ही नहीं थी। लेकिन अपनी खुद की क्रिएट की हुई स्टोरी पे वो इतना ज़्यादा बिलीव कर रही है कि उसे सच में लग रहा है कि डैनी कैसी उससे मिलने आएगा। तो वो यहाँ पर आई है और डैनी कैसी का वेट कर रही है। She knew he would approve, और ये जगह उसे इतनी अच्छी लग रही है कि उसको पता है कि डैनी कैसी को भी ये जगह बहुत पसंद आएगी। हाँ, उनकी मीटिंग के लिए वो भी इस जगह को अप्रूव करेगा, यानी कि वो भी एग्री होगा इस बात से कि हाँ, ये बिल्कुल परफेक्ट प्लेस है हमारी मीटिंग के लिए। For some while waiting, she imagined his coming, तो बच्चों वो इतना ज़्यादा फैंटेसाइज करने लगी है अपने माइंड में, इतना ज़्यादा वो इमेजिन करने लगी है कि वो वहाँ बैठी है, वेट कर रही है कि वो डैनी कैसे सच में आएगा उससे मिलने के लिए। और फिर वो वेट करते करते इमेजिन भी करने लगी कि डैनी कैसी वहाँ पर आ रहा है। She watched along the canal, तो वो नहर के पास देख रही है और इमेजिन कर रही है कि वहाँ से डैनी कैसी चल के आ रहा है। Seeing him come out of the shadows, अब वो देख रही है कि वो शेडोज़ यानी कि जो परछाई है, अंधेरा है, वहाँ से बाहर आता जा रहा है। अब वो विजिबल है, अब वो दिखाई दे रहा है कि कैसे शेडो में से, अंधेरे में से वो बाहर आ रहा है, सामने आ रहा है। इमेजिन हर ऑन कॉन्सिक्वेंट एक्साइटमेंट, तो पहले तो उसने इमेजिन किया कि डैनी कैसी वहाँ आ गया है उससे मिलने के लिए, और अब डैनी कैसी को देख के जो उसके अंदर एक्साइटमेंट हुआ, उस एक्साइटमेंट को भी अब वो इमेजिन कर रही है। कॉन्सिक्वेंट यानी उसकी परिणाम स्वरूप। तो डैनी कैसी को देख के वो कितनी एक्साइटेड हो जाती है, उस एक्साइटमेंट को भी वो इमेजिन करने लगती है। नॉट अंटिल सम टाइम हैड elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming, तो बच्चों अब वो इमेजिन कर रही है कि डैनी कैसी सच में वहाँ आ गया, और उसको देख के वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। अब वो बैठी है वहाँ पर, वेट कर रही है, और जैसे जैसे टाइम एलेस्प हो रहा है, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, व्यतीत हो रहा है, उसको बहुत देर हो गई है वहाँ बैठे बैठे, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो अब उसे लग रहा है कि शायद वो नहीं आएगा। तो अब वो बैलेंस बना रही है इस विचार से कि शायद वो नहीं आएगा। तो अब तक तो उसके मन में बिल्कुल फर्म बिलीफ है कि डैनी कैसी यहाँ उससे मिलने आने वाला है, लेकिन बहुत टाइम गुजर गया है, वो बैठी है, वेट कर रही है, तो अब उसके मन में डाउट आने लगे हैं कि शायद वो नहीं आएगा। तो वो बैलेंस बना रही है, एक तरफ से एक बार सोचती है कि नहीं वो आएगा, फिर सोचती है कि शायद वो नहीं आएगा, लेकिन वापस उसके मन में आता है कि नहीं वो आएगा। तो वो बैलेंसिंग कर रही है इस आइडिया के साथ। Here I sit, तो अब वो क्या सोच रही है कि यहाँ मैं बैठी हूँ। She said to herself, तो वो अपने आप से अपने मन में सोच रही है कि मैं यहाँ बैठी हूँ। Wishing Danny would come, और बैठे बैठे विश कर रही हूँ कि काश डैनी यहाँ आ जाए। Wishing he would come and sensing the time passing, तो मैं विश तो कर रही हूँ कि वो यहाँ आए, मुझसे मिले, लेकिन साथ ही साथ मुझे इस बात को भी मैं सेंस कर रही हूँ, इस बात का भी मुझे आभास हो रहा है कि टाइम गुजरता जा रहा है, मुझे यहाँ वेट करते करते बहुत टाइम हो चुका है।
आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टेरिंग इनसाइड मी। और जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है मुझे लग रहा है शायद वो नहीं आएगा, और इसलिए जो डाउट है कि शायद नहीं आए, इस डाउट की वजह से मेरे मन में जो पैंग्स उठ रहे हैं, पैंग्स होता है दर्द, तो मेरे मन के अंदर जो दर्द है वो स्थिर हो रहे हैं, वो बार बार उठ रहे हैं, क्योंकि मेरे मन में डाउट आ रहा है कि शायद वो ना आए। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। तो सोच रही है मैं उसका वेट कर रही हूँ इतनी देर से, लेकिन फिर भी उसके आने का कोई भी अभी तक साइन यानी निशान नहीं है, मुझे नहीं पता वो आएगा। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम। तब वो सोच रही है कि मुझे याद है कि जियोफ ने भी कहा था कि डैनी कैसी कभी नहीं आएगा। एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड देम। तब उसे याद आ रहा है कि किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था जब उसने सबको बताया था कि वो मार्केट में डैनी कैसी से मिली थी। तो उसके फादर ने, जियोफ ने और उसकी फ्रेंड जेंसी ने, किसी ने भी उसकी बात पे विश्वास नहीं किया था। आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम। तो बच्चों अब अपनी ही बनाई हुई स्टोरी पे अब उसको लग रहा है कि वो कैसे फेस करेगी सबको। वो सोच रही है कि अब मैं क्या करूँगी, अब अगर वो सच में नहीं आता है तो मैं उन सब लोगों को क्या बताऊंगी कि वो क्यों नहीं आया। तब उसको लग रहा है कि उसने सबको सबके सामने एक झूठी कहानी सबको सुना दी। अब जब सब पूछेंगे तो वो कैसे फेस करेगी सबको, क्या आंसर देगी सबको कि डैनी कैसी वापस क्यों नहीं आया, अपना ऑटोग्राफ देने के लिए वो वापस उससे मिलने क्यों नहीं आया। बट वी नो हाउ इट वॉज डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। तो बच्चों अभी भी उसके मन में अपनी पहली मीटिंग को लेके अभी भी उसको लग रहा है कि वो सच में मिली थी डैनी कैसी से। तो वो कह रही है कि मुझे नहीं पता मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं और डैनी, हम दोनों को पता है कि हम मिले थे। तो जो डैनी और मेरे बीच में जो चीज़ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बिल्कुल मेन है। तो लोग चाहे विश्वास करें या ना करे, लेकिन मैं और डैनी कैसी आपस में मिले थे, हमें पता है, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज़ टू बिलीव। तो वो कह रही है कि आप लोग क्या सोचते हैं, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, आप लोगों की सोच को चेंज नहीं कर सकते। बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डेस्पोंडेंट दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे वर रॉन्ग टू डाउट मी। तो वो कह रही है कि लोगों को अगर लगता है कि मैंने उनको झूठी कहानी सुनाई तो वो सोच सकते हैं लोगों की सोच पे मेरा कंट्रोल नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा डेस्पोंडेंट यानी निराश हूँ, बहुत ज़्यादा उदास हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब मैं कभी भी लोगों को नहीं बता पाऊँगी कि मुझ पे डाउट करते समय वो कितने गलत थे। तो वो कह रही है कि किसी ने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया, और अब मैं उन्हें कभी बता भी नहीं पाऊँगी कि वो सच में गलत थे जब उन्होंने मुझ पे डाउट किया। लेकिन कोई बात नहीं, ये उनकी सोच है, लेकिन मुझे पता है कि मैं और डैनी कैसे मिले थे, और यही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। शी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर। तो वो अभी भी वहीं बैठी है, वेट करती जा रही है, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है उसका डाउट बढ़ता जा रहा है कि डैनी कैसी नहीं आएगा, और जो उसका बिलीफ था कि डैनी कैसी आएगा वो कम होता जा रहा है और उसका डाउट बढ़ता जा रहा है। तो वो वहाँ पर बैठी है और उसके अंदर जो जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या चेंज हो रहे हैं कि विश्वास कम हो रहा है और डाउट बढ़ रहा है। तो इन चेंजेस को वो मेज़र कर रही है, वो फील कर रही है, और धीरे धीरे वो कोशिश कर रही है एक्सेप्ट करने की कि हाँ डैनी कैसे नहीं आएगा। रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। तो उसको बहुत टाइम लग रहा है ये एक्सेप्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो रेजिग्नेशन है, रेजिग्नेशन कहते हैं बच्चों किसी चीज़ को छोड़ना। तो वो उसकी जो उम्मीद थी अभी तक, उसका जो विश्वास था अभी तक कि डैनी कैसे आएगा, उस विश्वास को छोड़ना इतना आसान नहीं था। अपना ये विश्वास वो सडन यानी अचानक छोड़ नहीं सकती थी, इसीलिए उसे बहुत टाइम लग रहा था एक्सेप्ट करने में कि हाँ डैनी कैसे नहीं आएगा। तो वो वहीं बैठी है और वेट कर रही है। तो बच्चों आगे क्या होता है, किस तरह से सोफ़ी इस रियलिटी को एक्सेप्ट करती है, हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
वीडियो। थैंक यू।